बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom। कोई भी isolated gaseous atom है, मीन्स के कोई भी एटम है अकेला और वो गैसियस फेज में है। ठीक है, उसकी जो स्टेट है वो क्या है? गैस है। अगर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है, मीन्स के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी देने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक हो गया? जैसे देखो, ये कोई भी मेरे पास एक मेटेलिक एटम है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहां पे M लिखा हुआ है कि ये कोई भी मेटेलिक एटम है, उसका जो वैलेंस शेल है उसमें सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, अब जब आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करोगे, होगा क्या? होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा जब आप एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे। तो ओवरऑल फिर उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब किसी एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कम हो जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो इस वजह से कोई भी एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। या इसी को हम लोग एक इक्वेशन की मदद से लिख लेते हैं। जैसे यहां पर देखो कि ये कोई भी एटम है, गैसियस स्टेट में है, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की, पॉजिटिव चार्ज आया। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है, आप लोग पूछेंगे कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर इन द गैसियस फेज। अब हम जो एटम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर इन द गैसियस फेज। आयोनाइजेशन एनर्जी को गैसियस फेज में मेजर किया जाता है बिकॉज इन द गैसियस फेज देयर इज वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन अदर पार्टिकल्स विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, जब आप एटम्स को गैसियस फेज में लेकर जाओगे ना, ठीक है, तो गैसेस के दरमियान आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, क्योंकि वो एटम्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन नहीं होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी। ठीक है, देखो सपोज कोई एटम है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड फेज में है, तो उसको तो दूसरे एटम्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको उसके वैलेंस शेल से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करोगे ना,
तो आपको सही वैल्यू नहीं पता चलेगी आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि दूसरे एटम्स की अट्रैक्शन भी है उस पर, ठीक है। तो एक अकेले एटम के वैलेंस शेल से सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसको जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसका एग्जैक्टली आपको कब पता लगेगा, जब वो एटम बिल्कुल अकेला है, गैसियस फेज में है, ठीक है, तब जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एग्जैक्ट एनर्जी की अमाउंट होगी, ठीक है। अदरवाइज तो जब एटम्स दूसरे एटम्स की अट्रैक्शन में है, ठीक है, तब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ठीक नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। तो ये वजह है। सो जी, ये तो हमने देख लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और हम यहाँ पे गैसियस फेज की बात क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, मैं आसान वर्डिंग में बताता हूं आपको। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो कि ये जो न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब जितना ज्यादा फोर्स के साथ ये न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये तो चीज आपको समझ आ जाती है, ठीक हो गया। जैसे यहां पे वो बता रहा है कि हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मींस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट किए हुए है, तो आपको इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबकि ए लो आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स a weaker force of attraction between the nucleus and the outermost electron। अगर किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ रही है, तो इट मींस कि उस पे ये जो न्यूक्लियस है ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा, ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब है हम लोग ग्रुप में देखेंगे कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, और लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड में, तब आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो आप ये चीज माइंड में रख लो कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। क्या मतलब कि जैसे ये लिथियम है और ये नीचे सोडियम है, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और लिथियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों होती है, अभी हम लोग चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसी तरह से अगर आप मूव करें लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो जो पहले आएगा एलिमेंट उसकी एनर्जी, उसके वैलेंस शेल को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी, जो आगे आएगा एलिमेंट उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी, ठीक है। तो ये चीज अभी आपने माइंड में रखनी है। अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सप्लेनेशन पे कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन ग्रुप, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो। तो सपोज मैंने कोई भी ग्रुप देख लेना है, ठीक है। अब उस ग्रुप में हमें ये तो पता है, जैसे मैंने अभी देखा कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ठीक है। अब उसके रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, द शील्डिंग इफेक्ट इन एटम्स इंक्रीजेस एज यू डिसेंड। जब आप नीचे आते हैं
तो एटम्स का शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कमी हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं इनर इलेक्ट्रॉन में इनके नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स के इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी वाक़ई हो जाना, इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट्स इन ए वीकर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गई, सो दे आर इजियर टू रिमूव, तो इस वजह से वो इजीली रिमूव हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या होता है? दिस लीड्स टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब आप टॉप टू बॉटम इन एक ग्रुप में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, कम एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जे तुहानू कख भी समझ नहीं आई तो फिर उन्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल में हम लोगों ने ले लिया ये सपोज पहला ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप आपको नजर आ रहा है। अब ये भी हमें पता है कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे ना दो एटम्स को कंपेयर करते हैं, कौन कौन से? लिथियम और सोडियम को। ठीक है, अब लिथियम ऊपर है और सोडियम नीचे है, तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, यही तो हमने अभी तक सीखा। अब ये होता कैसे है ये देख लेते हैं हम लोग। यहां पे मैं बनाऊंगा लिथियम को जिसका एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 3 आ गया इसका और मास नंबर इसका आ गया 7। अब मैं इसका न्यूक्लियस बना लेता हूं जिसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। अब इसका मैं पहला शेल बनाता हूं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका सेकंड शेल बनाता हूं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, तो स्ट्रक्चर बना लिया हमने लिथियम का। अब अगर हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर है इसका 23। ठीक है, न्यूक्लियस में इसके 11 प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूट्रॉन कितने? 12 क्योंकि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आप देखो यहां पे समझो, लिथियम ऊपर था तो मैंने इसको ऊपर बनाया, सोडियम नीचे था तो मैंने इसको नीचे बनाया। मैंने आपको बताया कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ऊपर से नीचे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ जाता है? जैसे देखो यहां पे जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन और इन प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर आप सोडियम में देखो, सोडियम में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हैं टोटल। जैसे देखो पहले शेल में 2 और ये दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। अब इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स। अब आप देखो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मींस के इस एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, जिस एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इस पे अब न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी आसान हो गई, कम हो गई। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब भी ज्यादा है और इस पे जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो मजबूत है, क्योंकि सिर्फ रास्ते में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और इस इलेक्ट्रॉन मींस के न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। ठीक है। सो हम कह देंगे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगर बात करें इन ए पीरियड, जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो ये हमने पढ़ लिया कि जी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। मींस के पीरियड में जो एटम पहले आएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जो बाद में आएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। रीजन क्या है? एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, फिर होता क्या है? द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज हो रहे होते। ठीक है, मींस के इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो रहे होते। लेकिन प्रोग्रेसिवली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इंक्रीज होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। ठीक है। सो फिर होगा क्या? ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। सो फिर होता क्या है? होता यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज हो गई तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। जे ए भी नहीं समझ आई तो फिर आगे आ जाओ एग्जाम्पल दे विच। अब यहां पे देखो हम लोग ले लेते हैं सपोज थर्ड पीरियड की एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने यहां पे थर्ड पीरियड ले लिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या मतलब? कि जो पहले आएगा एटम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जो बाद में आएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे कोई से 2 एटम कंपेयर कर लेते हैं जिसमें हम लोग सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना लिया सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 और मैस नंबर 23 है। इसका मैं बना लूंगा स्ट्रक्चर कि इसका न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये तीसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पहले क्योंकि सोडियम आता है तो पहले मैंने सोडियम को बना लिया। फिर मैं चलता हूं मैग्नीशियम की तरफ जिसका एटॉमिक नंबर 12 और मैस नंबर 24 होता है। ठीक है। अब मैं इसका न्यूक्लियस बना लेता हूं। पहले 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन
पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप देखो जरा इस सोडियम के स्ट्रक्चर और मैग्नीशियम के स्ट्रक्चर पे गौर करो। दोनों के 3-3 शेल्स हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड है। पीरियड नंबर आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स। तो 3 शेल्स हैं। अगर हम इन दोनों एटम्स के इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहां पे 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स, मींस के पहले 2 शेल में 10 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मींस के वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें उसको डिस्टर्ब करने वाले, उसमें कमी लेकर आने वाले यहां पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखो प्रोटॉन है 11 और यहां पे प्रोटॉन कितने हैं? 12। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए ज्यादा। तो अब ये वाले जो 12 प्रोटॉन्स हैं इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा एक्सर्ट करेंगे एज कंपेयर टू दीज 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और 12 प्रोटॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो जाहिर है यहां पे जिस एटम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें उस एटम के न्यूक्लियस से जिसमें 11 प्रोटॉन है, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो आपको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, सोडियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अब आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये तो था जी लेक्चर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। वीडियो जो तुहानू पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।